हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में मैंने पहले आपको एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का लेक्चर दिया, एक को डोमिनेंस का लेक्चर दिया है, डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट एंड को डोमिनेंस का एक लेक्चर मैंने आपको दिया, फिर मल्टीपल एलिलिज्म का कंसेप्ट बताया। तो इस तरीके से पहले हमारे इसमें देखेंगे तो 4 लेक्चर्स आ चुके हैं और ये 5th आ रहा है मल्टीपल एलिलिज्म, जिसमें स्पेशली उसका एग्जाम्पल जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है उससे रिलेटेड डिस्कशन यहाँ पर है। इसके अलावा मैंने ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो उसका एक अलग लेक्चर दिया है। तो टोटल इस टॉपिक नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस से रिलेटेड 6 लेक्चर्स मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो अब देखते हैं कि मल्टीपल एलिलिज्म क्या है। पहले ही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट फिर से यहाँ पर हम एक नया तरीके से उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको पहले एलिल्स का बताया कंसेप्ट क्या होता है। एलिल्स ऑक्यूपाई सेम लोकस, यानी कि सबसे खास बात क्या होती है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी सजीव में देखा जाए तो सेल जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेल है। और सेल के अंदर क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है यही क्या है, क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। और जो क्रोमोसोम जोड़े में पाए जाते हैं, यानी हर क्रोमोसोम का जोड़ा होता है, और इन्हें आपस में क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इन पर भाई क्रोमोसोम है तो ये आप बहुत ही ऑब्वियस सा फैक्ट है कि इनके ऊपर क्या स्थित होंगे, जीन्स स्थित होंगे। तो ये जो जीन्स स्थित होते हैं, तो एक कैरेक्टर को, जैसा कि मेंडल ने बताया, निर्धारित करने के लिए हमेशा 2 जीन होते हैं। जैसे कि यहाँ एक जीन है इस क्रोमोसोम पर और इसके होमोलोगस पर भी यहाँ पर एक जीन है सेम पोजीशन पर। तो ये दोनों जीन मिलकर इनका इफेक्ट क्या होगा, इनका इंटरेक्शन का इफेक्ट क्या होगा इन जीन्स का, ये निर्धारित करेगा कि उस पर्सन में, इंडिविजुअल में कोई ट्रेट किस रूप में दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर इस पर भी कैपिटल आर जीन है, इस पर भी कैपिटल आर जीन है, जो फ्लावर कलर के जीन है तो रेड कलर का फ्लावर दिखाई देगा। फिर अगर इसी तरीके से ऐसा हो कि इस पर भी क्या है, कैपिटल आर जीन है लेकिन इस पर स्मॉल आर जीन है, तो भी क्या होगा, रेड कलर का फ्लावर दिखाई देगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल का है वो फॉलो होगा इसलिए। लेकिन अगर ऐसा हो कि इस पर भी स्मॉल आर जीन है और इस पर भी स्मॉल आर जीन है, यहाँ भी स्मॉल आर है, यहाँ भी स्मॉल आर है, तो इसका इन दोनों जीन्स का इंटरेक्शन का इफेक्ट क्या होगा, रेसेसिव जीन है दोनों ही, यानी वाइट कलर का फ्लावर आएगा। तो ये क्या है कि आप देख रहे हो कि जो क्रोमोसोम होते हैं उस पर जीन्स स्थित होते हैं, और जीन्स हमेशा एक कैरेक्टर को निर्धारित करने वाले जो जीन्स होते हैं किसी क्रोमोसोम पर एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ही प्रेजेंट होते हैं। और दोनों क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम कहला रहे हैं या जोड़े के क्रोमोसोम कहला रहे हैं, उन पर कोई एक कैरेक्टर के जीन एकदम सेम पोजीशन पर होते हैं, सेम लोकस पर होते हैं। तो ये जो आप जीन्स को देख रहे हैं, तो मेंडल के हिसाब से तो उन्होंने ये बताया था किसी एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए बेसिकली 2 ही जीन होते हैं। अब उनके इंटरेक्शन से 3 कॉम्बिनेशन बन सकता था। जैसे यहाँ 2 जीन कैपिटल आर एक स्मॉल आर, 2 जीन है और उनका कॉम्बिनेशन जब बना तो एक कॉम्बिनेशन हुआ कैपिटल आर जिससे रेड फ्लावर है, कैपिटल आर स्मॉल आर जिससे भी रेड फ्लावर है, और तीसरा कॉम्बिनेशन भी बनेगा स्मॉल आर जिससे वाइट फ्लावर अपीयरेंस है। तो मेंडल के हिसाब से उन्होंने ऐसा बताया था, बट जब बाद में और स्टडी की गई तो वर्कर्स ने ऐसा देखा कि कुछ ऐसे भी ट्रेट्स हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन में भी ऐसे ट्रेट्स आपको मिलेंगे कि जब एक कैरेक्टर को 2 से ज़्यादा जीन निर्धारित करे। जैसे यहाँ फ्लावर कलर है तो एक कैपिटल आर जीन हुआ, एक स्मॉल आर, 2 ही जीन हुए। लेकिन अगर और भी जीन्स हो और वो सब मिल के इंटरेक्ट करें और वो डिसाइड करें फ्लावर कलर को, तब तो वो मल्टीपल एलिलिज्म कहलाएगा। तो ऐसा ही केस ह्यूमन में, ह्यूमन ब्लड ग्रुप का दिखाई देता है। लेकिन ये कि 2 से ज़्यादा जीन हैं ये हम देख कब पाएंगे, जब हम एक समूह की, किसी भी इंडिविजुअल का समूह हो सकता है, किसी प्लांट का समूह हो सकता है, किसी एनिमल का समूह हो सकता है, यानी पॉपुलेशन में ही मल्टीपल एलिलिज्म दिखाई देती है, यानी कि एक कैरेक्टर 2 से ज़्यादा जीन्स द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। ऐसा हमें
केवल समूह में देख सकते हैं, यानी मल्टीपल एलिज्म की फेनोमेनन पॉपुलेशन में ही स्टडी की जा सकती है। जैसे कि ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है वो आई ए जीन, आई बी जीन, स्मॉल आई जीन, 3 जीन द्वारा है, जिससे 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, आई ए स्मॉल आई, आई बी स्मॉल आई, 4 कॉम्बिनेशन हो गए, आई बी 5वां कॉम्बिनेशन, स्मॉल आई 6वां कॉम्बिनेशन। यानी 2 से ज़्यादा जीन होने पर, जैसे कि 3 जीन हुए तो 6 कॉम्बिनेशन मिल गए, 2 जीन हो रहे थे तो 3 कॉम्बिनेशन मिलते थे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये जो इंटरेक्शन है इसका इफेक्ट क्या है, इसी से कैरेक्टर जो है वो डिसाइड होते हैं। तो ऑल द जीन्स जो, तो पहले मेंडल तो यही देख रहे थे कि, तो मेंडल ने भी जो बताया था तो उनका नियम क्या गलत था? नहीं, उनका नियम भी सही था। वास्तव में होता क्या है कि जो अगर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और उस पर स्थित, अब जीन की हम बात करेंगे, जीन की, तो मान लीजिए कि जीन की बात करते हैं कि यहाँ पर एक कैरेक्टर का जीन है और उसके होमोलोगस जो है वो यहाँ पर क्रोमोसोम पर दूसरा जीन होगा। तो जनरली जो सबसे ज़्यादा जीन अपीयर होता था उसको कहते थे वाइल्ड टाइप है, और जो दूसरा जीन बना है ऐसा कहते थे कि वो क्या है, वो उसका म्यूटेंट है। तो मेंडल ने जो डिस्क्राइब किया था, एक वाइल्ड टाइप का एक ही म्यूटेंट बताया था। लेकिन म्यूटेंट क्या है? जीन में होने वाले चेंजेस है, डीएनए के स्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेस है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जब मैं आपको बताऊंगी तो 4 बेसेस होते हैं, ATGC, उसके बाद उनका अपना एक क्रम बदल सकता है। तो किसी वजह से डीएनए की कॉपी के दौरान एरर आ गई तो म्यूटेशन आ गया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डीएनए का चेंज हो गया, या बेस पेयर का सीक्वेंसेस चेंज हो गए, तो उसी वजह से म्यूटेंट एलील दिखाई देता है, म्यूटेंट जीन्स आते हैं पॉपुलेशन में। तो मेंडल ने जब बताया कि एक वाइल्ड जीन होता है, जैसे कैपिटल आर है, इसको मान लीजिए वाइल्ड जीन हुआ, और दूसरा स्मॉल आर जो है ये इसका म्यूटेंट एलील हो गया। तो जैसे म्यूटेंट एक हो सकता है वैसे नंबर ऑफ म्यूटेंट्स भी पॉसिबल हैं, और इसीलिए मल्टीपल एलिलिज्म की फेनोमेनन जो है वो नेचर में दिखाई देती है। Okay students, all the gene mutations at a given locus in a chromosome are termed as alleles। यानी कि पोजीशन क्रोमोसोम पर जीन की सेम होनी चाहिए और वो जो जीन्स हैं वो किसी एक ही कैरेक्टर को निर्धारित करने वाले होने चाहिए। तो ऐसे जीन्स को ही एलील्स कहा जाता है। इन मेंडेलियन इनहेरिटेंस एग्जाम्पल के लिए बताऊंगी कि उन्होंने बताया अ गिवन लोकस ऑफ क्रोमोसोम वाज ऑक्यूपाइड बाय 2 काइंड्स ऑफ जीन। जैसे कि एक नॉर्मल जीन हुआ राउंड सीड शेप का, जिसको लिए कैपिटल एस होगा जीनोटाइप, और दूसरा जो म्यूटेंट रेसेसिव होगा वो स्मॉल एस होगा। तो यानी कैपिटल एस आया तो ये दोनों ही जीन सेम नेचर के हैं, दोनों ही क्या हो गए, ये दोनों ही वाइल्ड टाइप हो गए। स्मॉल एस दोनों हो गए, तो ये इसी में म्यूटेशन से बने, ऐसा मेंडल ने भी बताया था और बाद की स्टडी से भी पता चला। लेकिन भाई म्यूटेशन ही हो रहा है तो एक ही प्रकार का म्यूटेशन नहीं, और भी प्रकार का भी म्यूटेशन तो हो सकता है। एस डैश टाइप का जीन भी बन सकता है, एस डिग्री टाइप का भी बन सकता है, यानी कि नंबर ऑफ म्यूटेशंस पॉसिबल है, और इसीलिए मल्टीपल एलिलिज्म की फेनोमेनन देखने को मिलती है। बट इट मे बी पॉसिबल दैट नॉर्मल जीन में शो स्टिल मेनी म्यूटेशंस इन पी बिसाइड्स वन फॉर रिंकलनेस, यानी रिंकल्स हो दिखाई जो दे रहा है वो स्मॉल एस जीन आ गया कैपिटल एस के साथ साथ। तो जैसे स्मॉल एस आया वैसे एस डैश आ सकता है, ऐसे एस हैशटैग आ सकता है, वो तो जीन का एक नाम है। यानी कि डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हुआ और म्यूटेंट जीन भी आ गया, लेकिन वो उसी पोजीशन पर आएगा जहाँ पर उस ट्रेट का जीन पहले से था। यानी पोजीशन सेम हुई, लोकस सेम हुई और काम भी सेम है, लेकिन एक्सप्रेशन अलग हो गया, तभी कहा कि ये म्यूटेशन आ गई या म्यूटेंट एलील्स आ गए, और इसी म्यूटेशंस की वजह से ही मल्टीपल एलिलिज्म होता है। द वर्ड एलील इज अ जनरल टर्म टू डिनोट द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन को ही एलील कहते हैं। 3 or more kinds of gene which occupy the same locus are referred to as multiple alleles। ऐसा अल्टनबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। मल्टीपल एलिलिज्म की फेनोमेनन में जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं
कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन्हें कह सकते हैं कि क्या हमें कब हमें मल्टीपल एलिलिज्म देखने को मिलती है, या जहाँ मल्टीपल एलिलिज्म दिखाई देती है वहाँ कुछ बेसिक चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि मल्टीपल एलिलिज्म की फेनोमेनन को केवल पॉपुलेशन में ही स्टडी किया जा सकता है। ये मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि अगर दो ही जीन है, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो भी 3 कॉम्बिनेशन बनते थे आपके पास, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, 3 कॉम्बिनेशन बने। तो एक व्यक्ति में राम में ये आ गया, सीता में ये आ गया और बलराम में ये आ गया, 3 व्यक्तियों में आए। लेकिन अगर जीन जो है वो 2 से ज़्यादा हो गए, एक कैपिटल आई हो गया, एक कैपिटल आई बी हो गया और एक स्मॉल आई हो गया, तो तब कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे? 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं। आई ए बन सकता है, आई ए स्मॉल आई बन सकता है, आई बी बन सकता है, आई बी स्मॉल आई बन सकता है और आई ए के साथ आई बी बन सकता है और स्मॉल आई, यानी यहाँ 3 जीन है तो 6 कॉम्बिनेशन बन गए। ठीक है, तो मल्टीपल एलील्स आर सिचुएटेड ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, लेकिन ये पोजीशन जो होगी क्रोमोसोम पर, होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम पोजीशन पर होंगे। एक व्यक्ति में जहाँ जिस क्रोमोसोम पोजीशन पर है, दूसरे में भी उसी क्रोमोसोम पोजीशन पर होंगे, तीसरे में भी, यानी 6 अलग अलग व्यक्ति हैं। तो भले ही ये 6 अलग अलग कॉम्बिनेशन मिले, लेकिन वो कहाँ पाए जाएंगे वो एक डेफिनेट होगा, यानी कि मल्टीपल एलील्स आर सिचुएटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट द सेम लोकस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल एलील्स इन्फ्लुएंस वन और द सेम कैरेक्टर, हमेशा ये एक ही कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। इसके अलावा 1-2 पॉइंट्स और हैं जो आपको 12th क्लास में ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन बट ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देयर इज़ नो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द मेंबर्स ऑफ मल्टीपल एलील्स, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन 2 डिफरेंट जीन्स ओनली। तो यानी कि अगर एक ही, जैसे कि मान लीजिए क्रोमोसोम का ये हिस्सा है और इस पर यहाँ इतनी दूरी तक पूरा एक कैरेक्टर का जीन है, तो ये एक दूसरे से क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसी के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यानी कि ये जो क्रॉसिंग ओवर है वैसे भी वो एंटर जेनेरिक कॉम्बिनेशन है। फिर जेनेटिक्स ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप, तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप को हम देखेंगे जो कि मल्टीपल एलिलिज्म का एक एग्जाम्पल है। तो कैसे क्या हो रहा है, कैसे ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप दिखाई दे रहे हैं और जबकि उसके लिए जीन कॉम्बिनेशंस 6 मिल रहे हैं। आई ए भी एक कॉम्बिनेशन है, आई ए स्मॉल आई एक कॉम्बिनेशन है, आई बी कॉम्बिनेशन है, आई बी स्मॉल आई कॉम्बिनेशन है, आई बी कॉम्बिनेशन है, स्मॉल आई, ऐसे टोटल 6 कॉम्बिनेशंस हैं। लेकिन ब्लड ग्रुप आप देखेंगे तो 4 ही मिलेंगे, ए बी और ओ। तो ये कैसे हो पा रहा है? द रेड ब्लड सेल्स हैव स्पेशल एंटीजेंस बाय विच दे रिस्पॉन्ड टू सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, दैट इज एंटीबॉडीज ऑफ द ब्लड सीरम। तो पहले हमें थोड़ा बेसिक जानना पड़ेगा ह्यूमन के ब्लड ग्रुप का। तो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप, ब्लड में क्या होता है? ब्लड में प्लाज्मा लिक्विड पाया जाता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, या उसी को आप, सिर्फ आपकी समझ के लिए बता रही हूँ कि सीरम पाया जाता है जो लिक्विड रूप में होता है। तो उनमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, तो सीरम में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम होता है एंटीबॉडी। इस समय कोरोना पैंडमिक है, एंटीबॉडी के बारे में खूब चर्चाएं हो रही हैं। एंटीबॉडी ही वैक्सीन के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जो इम्यूनिटी कहा जा रहा है। तो जिनकी सीरम में, ब्लड सीरम में ये प्रोटीन बन रहा होता है तो वो इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग होती है। लेकिन जो ब्लड का है, ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, उसमें एंटीबॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम देखते हैं। तो यहाँ आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ब्लड में लिक्विड पार्ट होता है और सेल्स होती हैं। तो जो लिक्विड पार्ट है उसमें सीरम है, सीरम में एंटीबॉडी नाम का एक प्रोटीन होता है हमेशा, और ब्लड में ही सेल्स पाई जाती हैं। सेल्स में जो आरबीसी एक सेल होती है, जो आरबीसी सेल होती है उसकी मेम्ब्रेन पर भी ऐसा ही प्रोटीन पाया जाता है। जैसे कि ये ब्लड है, तो ब्लड में ये कुछ लिक्विड पोर्शन हुआ और लिक्विड पोर्शन में एक प्रोटीन पाया जा रहा है जिसे एंटीबॉडी कहेंगे, और इसी तरह जो आरबीसी सेल है उस पर भी एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको एंटीजन कहते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी जोड़े में पाए जाते हैं। अगर किसी में एंटीजन ए पाया जा रहा है तो उसमें एंटीबॉडी बी पाई जाती है, विपरीत प्रकार की। अगर किसी में एंटीजन बी पाया गया तो उसमें एंटीबॉडी स्मॉल ए पाई जाएगी। तो
एक व्यक्ति में। इसीलिए ऐसा होता है कि किसी एक को दूसरे का ब्लड चढ़ा दिया गया, ए ब्लड ग्रुप जिसमें कि ए एंटीजन और स्मॉल बी एंटीबॉडी पाई जा रही है, उसको बी वाले का ब्लड ग्रुप चढ़ा दोगे तो उसमें क्योंकि बी एंटीजन है और ए एंटीबॉडी है तो वो क्लम्प होने लगता है। ये सेल्स जो होती हैं एंटीबॉडी एंटीजन्स जो है वो ए एंटीजन जो है वो केवल बी के साथ खुश है, जो एंटीजन ए है वो इसी एंटीबॉडी के साथ खुश है, या एंटीजन बी है वो इस एंटीबॉडी के साथ खुश है। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि ए को ए ही एंटीबॉडी मिल गई, बी एंटीजन को बी ही एंटीबॉडी मिल गई, तो ब्लड क्लम्प कर जाएगा और क्या होगा, जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। तो बहुत बार आपने सुना होगा कि किसी को किसी और का ब्लड चढ़ा दिया गया और वो पर्सन डेड हो गया। तो लैंड स्टीनर नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस फेनोमेनन को सबसे पहली बार ऑब्जर्व करके उसके पीछे रीज़न क्या है ये बताने की कोशिश की। लैंड स्टीनर डिस्कवर्ड इन 1900 दैट व्हेन द रेड सेल्स ऑफ वन पर्सन आर placed in the blood serum of another person, the cells become clumped और agglutinated। जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल ए एंटीजन को केवल स्मॉल बी एंटीबॉडी पसंद है, कैपिटल बी एंटीजन को स्मॉल ए एंटीबॉडी पसंद है। अगर ए वाले एंटीजन को ए एंटीबॉडी मिल जाए या बी वाले एंटीजन को बी एंटीबॉडी मिल जाए तो दोनों नाखुश रहेंगे और जो सेल्स होती हैं वो सारी आरबीसी सेल्स जो होती हैं ऐसे ऐसे चिपक जाती हैं, ऐसे ऐसे चिपक जाती हैं और थक्का बन जाता है ब्लड वेसल्स में, हैमरेज कंडीशन हो सकती है, ब्लड क्लॉट कर जाता है सेल्स के अंदर। द एविडेंस शोज दैट दीज ब्लड प्रॉपर्टीज़, ये जो एग्लूटिनेशन की प्रॉपर्टीज़ है ये क्यों होती हैं, इनके लिए कुछ जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो हैं IA, IB और स्मॉल आई, 3 जीन हैं जो ह्यूमन के ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ये जीन्स जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं IA, IB और स्मॉल आई, ये कुछ इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं कि क्या होता है कि ह्यूमन में 4 तरीके के ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जो एक एंटीजन मैंने आपको बताया जहाँ एंटीजन ए होता है, स्मॉल बी एंटीबॉडी होती है, वो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाता है, वो ए ब्लड ग्रुप हो जाता है। जहाँ बी एंटीजन होता है उसके साथ ए एंटीबॉडी होती है वो बी ब्लड ग्रुप हो जाता है। अगर दोनों एंटीजन हैं तो ऐसा देखा गया है वहाँ कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, यानी कि मैंने आपको बताया ए को प्रॉब्लम है स्मॉल ए एंटीजन, ये दोनों साथ नहीं रहेंगे या ये दोनों साथ नहीं रहेंगे, ठीक है, लेकिन ये दोनों साथ रह रहे हैं, ये और ये साथ रह रहे हैं, लेकिन ये जो है इसके साथ नहीं रहेगा, ये जो है इसके साथ नहीं रहेगा। यही कंडीशन नहीं आनी चाहिए, ये कंडीशन तक पॉसिबल है, क्योंकि ये कंडीशन है तो एंटीबॉडी बनेगी नहीं, बन ही नहीं रही हैं, तो इसीलिए ये कंडीशन भी पॉसिबल होती है और यही कोडोमिनेंस का केस है जो बहुत मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एंटीजन ना बने और ये दोनों एंटीबॉडी भी साथ साथ रह सकती हैं, यानी कि ये कंडीशन, यानी 2 एंटीजन अलग अलग प्रकार के एक साथ हैं, ये कंडीशन भी पॉसिबल है जो कोडोमिनेंस कहलाती है। दोनों एंटीबॉडी डिफरेंट टाइप के वो दोनों साथ हों तो वो कंडीशन भी पॉसिबल है। पॉसिबल क्या नहीं है, कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए एंटीबॉडी, कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी एंटीबॉडी, ये पॉसिबल नहीं है, यही पॉसिबल नहीं है, यही क्रॉस चेक करना पड़ता है। तो ये जो एक ह्यूमन के ब्लड ग्रुप की स्टडी की गई तब ये बातें मालूम चली हैं, बट ये फेनोमेनन है जो लैंड स्टीनर ने स्टडी की। इसके पीछे रीज़न क्या है, वो रीज़न जो है वो जीन इंटरेक्शन है। यहाँ आप इतना समझिए कि ह्यूमन में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए बी और ओ। जब ए ब्लड ग्रुप पाया जाता है तो उसमें कैपिटल ए एंटीजन स्मॉल बी एंटीबॉडी होती है, बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है, कैपिटल बी एंटीजन स्मॉल ए एंटीबॉडी होती है। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए भी होता है, एंटीजन बी भी होता है, कोई एंटीबॉडी नहीं होती। और ओ ब्लड ग्रुप में स्मॉल ए एंटीबॉडी स्मॉल बी एंटीबॉडी होती है, लेकिन कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। तो इसीलिए जो ए बी है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। क्यों? क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी में एंटीजन जो है वो रिएक्शन प्रोड्यूस करता है और
जो एंटीबॉडी है उसकी वजह से रिएक्शन होता है। एंटीजन यानी कि जो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स आता है, यानी जो सेल्स क्लम्प कर जाती हैं, उसी को इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स कहते हैं। तो वो क्लम्पिंग होती किसकी वजह से? एंटीजन, जन मतलब जनरेटर, जो प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है। तो वो कैपिटल ए एंटीजन भी हो सकता है और कैपिटल बी भी हो सकता है। ये लोग प्रॉब्लम जनरेट करते हैं, लेकिन इनके आने से प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो ये अकेले थोड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं। जब और ये आए तो कौन गुस्सा हो गया? एंटीबॉडी गुस्सा हो गई। कैपिटल ए एंटीजन आया तो स्मॉल ए एंटीबॉडी गुस्सा हो गई। कैपिटल बी एंटीजन आया, स्मॉल बी एंटीबॉडी गुस्सा हो गई। तो उन सेल्स ने क्या हुआ? चिपक गई, मुंह बनाकर सारी चिपक गई, तो वो क्लॉटिंग हो गई ब्लड की। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पहले से कुछ पता भी होगा कि कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी एंटीबॉडी तो रहेगी, लेकिन अगर कभी इसके साथ स्मॉल ए आ गया तो ये क्लम्पिंग हो जाएगी। कैपिटल बी के साथ स्मॉल ए रहेगा, लेकिन अगर इसके साथ कभी स्मॉल बी भी आ गया तो क्लम्पिंग हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ देख रहे हैं कोई एंटीबॉडी नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ देख रहे हैं कोई एंटीजन नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ आप देखिए, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है अग्लूटिनोजन और यहाँ लिखा है अग्लूटिन, यानी अग्लूटिनोजन जनरेटर, जो प्रॉब्लम जिसकी वजह से हो रही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप जो है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इनके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं है कि कोई ब्लड इनको दिया जाए तो एंटीबॉडी चिल्लाए। मुंह कौन बनाता है? एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी है नहीं तो कौन मुंह बनाएगा? यहाँ कोई मुंह नहीं बना रहा। इसीलिए ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, कोई भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। जबकि यहाँ आप देखिए ओ के केस में इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, यानी ये अगर कहीं गया इसका विरोध कोई नहीं करेगा, सब लोग कहेंगे आओ आओ वेलकम वेलकम। लेकिन अगर इसे कुछ भी दिया जाए, ये खुद बहुत बड़ा विरोधी है। इसके पास विरोध करने वाले तत्व है ना, एंटीबॉडी विरोध करता है, एंटीजन का विरोध किया जाता है। तो भाई इसको ए एंटीजन मिला तो भी विरोध करेगा, बी एंटीजन मिला तो भी विरोध करेगा। तो इसीलिए जो ओ वाला है वो सिर्फ और सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप ही ले सकता है, कोई और ब्लड ग्रुप ये नहीं लेता। इसीलिए जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है और ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बट इसके पीछे रीज़न क्या है? ये जो ए एंटीजन ही ए ब्लड ग्रुप में है, बी एंटीबॉडी ही उसके साथ है, इसके पीछे क्या रीज़न है? या इसी तरीके से यहाँ इसके पीछे क्या है? ये जो सेटअप बना हुआ है इसका रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है जीन्स। अब उन जीन्स के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि हमें मेन वही पढ़ना है। तो रेड ब्लड सेल्स में एंटीजेंस होते हैं, उनकी सरफेस पर एंटीजेंस पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो बहुत सारे एंटीजेंस पाए जाते हैं, उसी में से एक एंटीजन जो होता है, जैसे अभी आपको मैंने कैपिटल ए एंटीजन और स्मॉल बी एंटीबॉडी या कैपिटल बी एंटीजन स्मॉल ए एंटीबॉडी बताया, तो वो तो एक्सप्रेशन है जिस रूप में दिखाई देता है। दिखाई भी ऐसा थोड़ी तुमको एंटीजन ए दिखाई देगा, मतलब वो लैंडस्टीनर ने एक कंसेप्ट समझने के लिए बनाया, लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या है, जीन्स क्या बन रहे हैं, क्या बायोकेमिकल चेंजेस हैं, वो अब हमें देखना है। तो क्योंकि एंटीबॉडी की ये आरबीसी की सरफेस पे बहुत सारे एंटीजन्स होते हैं, उसमें से एक एंटीजन होता है एच एंटीजन। ये एच एंटीजन ही जो है वो ये जीन्स इंटरेक्ट करते हैं और इस एच एंटीजन में कुछ चेंज ला देते हैं, और जो चेंज वो लाते हैं वही उस ब्लड ग्रुप को प्रेजेंट करता है। जैसे कि आई ए और आई बी दो जो जीन है वो डोमिनेंट नेचर के हैं, स्मॉल आई जो है वो रेसेसिव नेचर का जीन है, जिसमें से अगर ये दोनों एक साथ होंगे तो ये क्या करेंगे, तो ये एच एंटीजन को मॉडिफाई करेंगे, या ये कहीं अकेले भी होंगे। आई ए और आई बी डोमिनेंट है, डोमिनेंट का मतलब ये कहीं गए तो अपना प्रभाव छोड़ना, यानी कि एच एंटीजन को बदल देना। इनका काम ही है कि जो आरबीसी की मेम्ब्रेन पर कैपिटल एच एंटीजन पाया जाता है, अगर आई ए जीन आ गया तो वो भी अपना प्रभाव छोड़ेगा, और प्रभाव छोड़ने में क्या करता है, वो ये कंपोनेंट जोड़ देता है, एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन जोड़ देगा, एच एंटीजन से एक कंपोनेंट जोड़ देगा। या आई बी जीन आया तो वो भी एक कंपोनेंट जोड़ेगा, गैलेक्टोज। जबकि स्मॉल आई जो है वो बेचारा सीधा साधा है, वो कोई चेंज नहीं करता, जैसा है एच एंटीजन उसको वैसा ही रहना देता है। तो ये एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट पता होनी चाहिए। तो इसीलिए
जो यहाँ आप देखिए, जो मैंने आपको बताया एंटीजन वाला, तो देखेंगे कि यहाँ पर ये जो ए ब्लड ग्रुप है, ये इसकी सरफेस पर देखिए आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये गैलेक्टोसामीन है। एच एंटीजन की सरफेस पर इसने गैलेक्टोसामीन जोड़ दिया, एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन जोड़ दिया। इसी तरह बी है जो आईबी जीन है, इसने गैलेक्टोज जोड़ दिया है सरफेस पर। जब दोनों आई ए आई बी दोनों जीन साथ हैं, देखिए यहाँ पर आई ए आई बी दोनों जीन साथ हैं, तो गैलेक्टोज भी जुड़ा दिख रहा है और एनेस्टिल गैलेक्टोसामीन दोनों जुड़े दिख रहे हैं, यानी दोनों ही जो है वो कोडोमिनेंट जीन है। आई ए भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, गैलेक्टोसामीन भी जुड़ गया, और आई बी भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी गैलेक्टोज भी जुड़ गया। जबकि यहाँ देखिए इसने क्या किया, इसने कोई फ्लैग नहीं है यहाँ पर, ये एंटीजन तो है सरफेस पर, लेकिन इनके कोई मॉडिफिकेशन नहीं है कि इसमें कुछ और जुड़ा हो, सरफेस पर कुछ और जुड़ा नहीं है। तो ये तब होता है जब स्मॉल आई रेसेसिव नेचर के दोनों जीन होते हैं, वो ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। तो जबकि यहाँ आई बी और आई ए के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ आई ए, जब ब्लड ग्रुप ए दिखाई दे रहा है, उसके पीछे दो जीन हो सकते हैं, दो तरीके कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस। ये होमोजाइगस और एक ये हेट्रोजाइगस। होमो मतलब दोनों जीन आई ए है, या एक आई ए और स्मॉल आई है, तो आई ए डोमिनेंट है तो वही अपना प्रभाव छोड़ेगा, इसीलिए गैलेक्टोसामीन जुड़ जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम बी ब्लड ग्रुप को देखेंगे तो यहाँ भी देखिए आई बी एक कॉम्बिनेशन जीन का हो सकता है, तो दोनों सेम नेचर के जीन है और आई बी जीन अपना प्रभाव छोड़ेगा तो वो गैलेक्टोज जोड़ देगा सरफेस पर। लेकिन साथ ही साथ देख रहे हैं कि एक और कॉम्बिनेशन आई बी स्मॉल आई, यानी एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव जीन, तो आई बी अपना प्रभाव छोड़ेगा और क्या करेगा, एच एंटीजन की सरफेस को मॉडिफाई करके गैलेक्टोज को जोड़ देगा। तो ये आप देख पा रहे हैं कि फिनोटिपिक एक्सप्रेशन तो 4 ही हैं, पर जीनोटिपिक एक्सप्रेशन 6 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो तो जेनेटिक इंटरेक्शन है और इतने ही बनेंगे। जब 3 जीन हैं, आई ए आई बी स्मॉल आई 3 जीन हैं, और इन्होंने जब कॉम्बिनेशन बनाया 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक आई ए हो गया, एक आई ए स्मॉल आई हुआ, एक आई बी हुआ, एक आई बी स्मॉल आई हुआ, एक आई बी हुआ, एक स्मॉल आई हुआ। टोटल 6 कॉम्बिनेशन बने आपको। तो ये मल्टीपल एलिलिज्म, तो ये आप समझ गए कि 3 जीन है, 2 से ज़्यादा जीन है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स मोर देन 2, तो फेनोमेनन हो गई मल्टीपल एलिलिज्म, जिसमें से लॉ ऑफ डोमिनेंस भी फॉलो हो रहा है। सिर्फ एक केस यहाँ है जब आई ए आई बी दोनों ही खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, गैलेक्टोज भी एच एंटीजन पर जुड़ रहा है और गैलेक्टोसामीन भी जुड़ रहा है, यानी आई ए जीन भी अपना इफेक्ट डाल रहा है, आई बी भी। तो ये तो कोडोमिनेंस का केस हुआ, ये वाला अकेला ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप। बाकी ए है, बी है, ओ है, ये तीनों जो है वो डोमिनेंस को ही फॉलो कर रहे हैं। और टोटल 1 2 3 4 5 6 जीनोटाइप कॉम्बिनेशंस हैं, जो 4 ही ब्लड ग्रुप हैं। तो पूछा जाता है ह्यूमन में कितने जीनोटाइप कितने फिनोटाइप पॉसिबल हैं, तो जीनोटाइप कितने पॉसिबल हैं 6, फिनोटाइप कितने पॉसिबल हैं 4। यानी एक्सप्रेशन जो आएगा, ये तो हुआ जीन ने आपस में इंटरेक्शन की, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, हमारी आपकी इंटरेक्शन हुई, लेकिन इफ़ेक्ट क्या हुआ? कोई बच्चा जो है वो 100 में 100 मार्क्स लेकर आएगा, कोई बच्चा 90 ले आएगा, कोई 70 ले आएगा, कोई 35 ही ला पाएगा। तो इंटरेक्शन वही है, जीन के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन इफ़ेक्ट क्या है? जीन के बीच इंटरेक्शन हुआ, तो ये इतने इंटरेक्शन से पॉसिबल है कि इतने टाइप के इंटरेक्शन हो सकते हैं, लेकिन उससे रिजल्ट जो आएगा वो ये है, यानी फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन के हिसाब से 4 ब्लड ग्रुप ए बी और ओ मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो आपसे पूछा जाता है। और इसमें रिलेटेड एक और चीज़ पूछी जाती है कि मदर का अगर ये जीनोटाइप है और फादर का ये है तो क्या होगा, या कोई भी 2 कॉम्बिनेशन इसमें से दे दिए जाएं, इन 6 में से कोई भी 2 कॉम्बिनेशन दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप बताइए और उससे ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप बताइए। ये डिस्कशन मैं नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसके बाद उसमें आपको बताऊंगी। यहाँ आप केवल मल्टीपल एलिलिज्म और उसमें कैसे ब्लड ग्रुप ह्यूमन में डिसाइड होता है, और साथ ही साथ मैंने आपको एंटीजन एंटीबॉडी वाला कंसेप्ट भी बताया, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि एक बार मैम ने कहा एंटीजन ए बता रही हैं, एक बार बता रही एंटीजन एच हो रहा है,
लैंडस्टीनर ने जो अपना बताया कि एंटीजन होता है और एंटीबॉडी होते हैं, इसीलिए क्लम्पिंग होती है, उसके पीछे जो इम्यूनोजेनिक है वो उन्होंने बताया। लेकिन जो उनके पीछे जीन जीन क्या हो रहा है, ये ए एंटीजन तो ठीक है, लेकिन ए एंटीजन ही क्यों बना? ए एंटीजन ही इसलिए बना जब एच एंटीजन पर क्या जुड़ गया? गैलेक्टोसामीन जुड़ गया। बी एंटीजन ही क्यों बना? जब एच एंटीजन मॉडिफाई हुआ और उस पर गैलेक्टोज जुड़ गया। एच एंटीजन ऐसे ही है, एज इट इज़, कुछ नहीं जुड़ा, तब ब्लड ग्रुप ओ आएगा। एच एंटीजन मॉडिफाई हुआ तो ये तीनों ब्लड ग्रुप आए। एच एंटीजन के मॉडिफाई होने पर ये 3 ब्लड ग्रुप आएंगे। एच एंटीजन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है तो ये एक ब्लड ग्रुप आ रहा है। तो मतलब ये है कि एच एंटीजन में मॉडिफिकेशन हुआ, गैलेक्टोसामीन आया तो ए एंटीजन हुआ। एच एंटीजन मॉडिफाई हुआ तो बी एंटीजन आ गया, यानी कि ए ब्लड ग्रुप हो गया, उसी को कहो दूसरे शब्दों में, या बी ब्लड ग्रुप हो गया। तो ये चीज़ें आप रिलेट कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं कहीं आपको बुक में जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो कहीं कहीं एमएन जीन करके भी बताया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही जो डिस्कशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही सही है, और इसे ही आप देखिएगा। और इसके साथ साथ आपको एक डिफरेंस और मिलेगा, जैसे यहाँ आई ए इस तरीके से मैंने जीन को बताया है, तो कहीं कहीं सिंपल आई ए जीन ना लिख कर केवल ए लिख देते हैं, आई बी ना लिख कर केवल बी लिख देते हैं, है ना। तो और ये आई वाले को ओ लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। लेकिन सही तरीका जो जीन को प्रेजेंट करने का है वो ये है, आपको इसी से अपनी प्रैक्टिस बनानी होगी। ओके स्टूडेंट, तो थोड़ा सा एक डिस्कशन और है, तो मैं आपको एक बार फटाफट बता देती हूँ कि ब्लड ग्रुप ए वो जब जीनोटाइप आई ए होगा तब भी हो सकता है, और आई ए के साथ स्मॉल आई ए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीनोटाइप 2 जीनोटाइप हैं, दोनों का रिजल्ट ब्लड ग्रुप ए आएगा। और इसी तरीके से जब बी ब्लड ग्रुप आ रहा है तो उसके लिए भी 2 जीनोटाइप कॉम्बिनेशन होगा, एक आई बी होगा और एक आई बी स्मॉल आई होगा। भाई आई बी डोमिनेंट होता है, इसलिए ये क्या करेगा, गैलेक्टोज जोड़ देगा, एच एंटीजन मॉडिफाई हो जाएगा और एंटीजन बी बन जाएगा, और जिससे ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया, कह देंगे कि ब्लड ग्रुप बी हो गया है। इसी तरीके से अगर जो आई जीन आ रहा है किसी में, स्मॉल आई जीन है, तो एच एंटीजन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं बनेगा, ना एंटीजन ए बनेगा ना एंटीजन बी बनेगा, ए एंटीजन भी नहीं बनेगा, बी एंटीजन भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्मॉल आई जीन जो है वो काम करेगा। फिर इसी तरीके से चौथा केस है ए बी ब्लड ग्रुप का, जब दोनों ही जीन क्या है, आई ए और आई बी दोनों साथ साथ आ गए, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर लेंगे, ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, एच एंटीजन मॉडिफाई हो जाएगा, ए एंटीजन बी बन जाएगा, बी एंटीजन बी बन जाएगा, तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, फिर यही डिस्कशंस है यहाँ, आप इसी को आप देख सकते हैं कि एच एंटीजन देखिए कैसे मॉडिफाई हो रहा है, एच एंटीजन पर गैलेक्टोसामीन जुड़ गया तो ये ए ब्लड ग्रुप, इस तरीके से इसका अपीयरेंस अलग हो गया ना। देखिए एच एंटीजन सिंपल ऐसा है, लेकिन ये अलग हो गया आई ए जीन की इफ़ेक्ट से, तो ये क्या हो गया, ए ब्लड ग्रुप कहने लग गए। जब ये इस तरीके से चेंज हुआ आई बी जीन की वजह से, आई बी जीन गैलेक्टोज जोड़ दिया है, या यहाँ दोनों जीन हैं, इसने अपना वाला भी जोड़ा, इसने भी जोड़ा, तो ये मॉडिफाई होकर ऐसा बना, तो ये ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक और कंसेप्ट है, एक आर एच फैक्टर जिसे कहते हैं, तो आर एच फैक्टर भी एक कंसेप्ट होता है। तो मेन आप यहाँ पर बस इतना मैं आपको बताऊँगी, इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर बना दूँगी क्योंकि बहुत लेंदी हो रहा है। तो आप देखेंगे अगर ए बी ब्लड ग्रुप है लेकिन उसके साथ आर एच एंटीजन भी है तो ए बी पॉजिटिव कहते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप के साथ आर एच एंटीजन नहीं है तो ए बी निगेटिव कहते हैं, ए ब्लड ग्रुप के साथ आर एच फैक्टर भी है, आर एच एंटीजन भी है, आपको बताया ना ब्लड सेल्स पर, आरबीसी सेल्स पर बहुत सारे एंटीजेंस होते हैं, तो एक और एंटीजन आर एच एंटीजन भी पाया जाता है। तो ये आर एच एंटीजन है तो वो क्या हो गया, ए प्लस हो गया, नहीं है ए माइनस हुआ। इसी तरह बी और ओ के साथ है, तो इस तरह से टोटल 8 कॉम्बिनेशंस आपको पॉपुलेशन में मिलते हैं। एक और रेयर कॉम्बिनेशन
बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी होता है, बट यहाँ आपके कोर्स के हिसाब से मैंने आपको इतना बताया है। तो ये जो आप प्रैक्टिकली भी देखते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। तो नॉलेज ऑफ ब्लड ग्रुप है वो ऑब्वियस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो कहाँ कहाँ इस नॉलेज को कि ए ब्लड ग्रुप वाला जो है, क्योंकि उसके पास कैपिटल ए एंटीजन और स्मॉल बी एंटीबॉडी है, ए ब्लड ग्रुप वाले के पास, ए ब्लड ग्रुप के पास ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसको पसंद क्या नहीं है, ये कॉम्बिनेशन पसंद नहीं है। तो इसी तरीके से जो ये बी ब्लड ग्रुप है इसके पास ये कॉम्बिनेशन है, इसको पसंद क्या नहीं है, इसे ये कॉम्बिनेशन पसंद नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन ना आए, या ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी है और ये कॉम्बिनेशन है ये भी है, हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये ही दो नहीं हो सकते, ये नहीं होना चाहिए और कैपिटल केवल क्या नहीं होना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन ना आने पाए। तो ये जो बेसिक नॉलेज है, तो इससे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में ध्यान दिया जा सकता है कि किस ब्लड को चढ़ाया जाए ब्लड ग्रुप को। तो वो भी मैं आपको एक लेक्चर उसके लिए भी अपलोड कर दूंगी। साथ ही साथ जो पेरेंटेज से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, मैंने आपको बताया कि ब्लड ग्रुप जीन्स ही तो डिसाइड कर रहे हैं इनको। एक एग्जांपल देकर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जैसे अगर माँ का जीनोटाइप IA IB है और पिता का स्मॉल आई और स्मॉल आई है ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप, तो होगा क्या, 4 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। IA के साथ स्मॉल आई होगा, IB के साथ स्मॉल आई हो सकता है। तो 2 कॉम्बिनेशन ही यहाँ पर एक्चुअली आपको मिलेंगे। इसे पुनेट स्क्वायर से बनाकर आपको दिखाते हैं। देखिए ये पुनेट स्क्वायर बनेगा तो क्या है, IA जीन और IB जीन, ये 2 जीन है माँ के पास, पिता के पास केवल एक ही प्रकार का जीन है स्मॉल आई। तो इसीलिए यहाँ IA स्मॉल आई बनेगा, इधर भी IA स्मॉल आई बनेगा, यहाँ IB स्मॉल आई बनेगा, यहाँ भी IB स्मॉल आई बनेगा। यानी ब्लड ग्रुप पॉसिबिलिटी देखोगे तो ये ए ब्लड ग्रुप को प्रेजेंट करेगा, ये बी ब्लड ग्रुप को। यानी माँ AB ब्लड ग्रुप की, पिता I ब्लड ग्रुप के हैं, तो संतानों में या तो ए ब्लड ग्रुप है या तो बी। यानी कि अगर O ब्लड ग्रुप वाला कोई बच्चा है तो 100% वो इन माता पिता की संतान नहीं हो सकता है। जबकि आप यहाँ देख रहे हैं कि पिता का ब्लड ग्रुप तो O है, माँ का AB है, लेकिन फिर भी इनकी संतान में O ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है। तो ये जब पेरेंटल डिस्प्यूट्स होते थे कि कौन किसका बेटा है बेटी है, ये भी रिजॉल्व करने में ब्लड ग्रुप का जो नॉलेज है वो काम आता है। साथ ही साथ ह्यूमन पॉपुलेशन से रिलेटेड और जो जेनेटिक इंटरेक्शंस हैं उनकी स्टडी में भी काम आता है। मेन हमारा कंसेप्ट आज समझाने का, मैंने आपको ब्लड ग्रुप वाले कंसेप्ट इसलिए बताया बेटा क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं और रिलेटेड टॉपिक हैं और पूछे जाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। बस मल्टीपल एलिलिज्म, लेकिन अगर आप देखें ये ना समझे कि मल्टीपल एलिलिज्म जो है वो कोई एक टिपिकल टॉपिक है, टफ टॉपिक है, तो ऐसा नहीं है। मल्टीपल एलिलिज्म तो अपने आप में बहुत सिंपल टॉपिक है, जिसमें से सिंपल आपको बस यही समझना है कि जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है वो 2 से ज़्यादा जीन द्वारा निर्धारित हो रहा है, जिसमें से 3 जीन है, एक जीन कैपिटल IA, एक जीन IB और एक स्मॉल आई। ये दोनों डोमिनेंट नेचर के जीन हैं। जब भी आएंगे दोनों ही खुद को एक्सप्रेस करेंगे। ये किसी रेसेसिव के साथ आएगा तो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, किसी डोमिनेंट के साथ आएगा तो भी एक्सप्रेस करेगा। ये भी किसी रेसेसिव के साथ आएगा तो भी खुद को एक्सप्रेस करेगा, किसी डोमिनेंट के साथ आएगा तो भी खुद को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन क्योंकि 2 डोमिनेंट हो गए तो एक कंडीशन ऐसी बनेगी, तो दोनों डोमिनेंट साथ आएंगे तो को डोमिनेंस भी है ये। और क्योंकि नंबर ऑफ एलिल्स ब्लड ग्रुप को डिसाइड कर रहे हैं तो यही फेनोमेनन मल्टीपल एलिलिज्म है। बस इतना ही आपको याद रखना है। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। और बेटा अगर आप एंजॉय नहीं भी कर पाए हैं, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छा और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगी। लेकिन ये भी आप समझ कर चलिए कि जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत हाई लेवल के तो नहीं कहूँगी मैं, बट इनको समझने के लिए अपने आप को फोकस आपको करना होगा, मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। कई बार प्रैक्टिस करेंगे आप तो आप समझ पाएंगे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, मैंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश की उसके बावजूद भी अगर आपसे कोई कंसेप्ट
छूट गया हमें उसे बताने से, या कहीं मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई कमी रह गई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मैं आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी सजेशंस होंगी, उनको ज़रूर, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी और सजेशंस को फॉलो करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, सो मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।